मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। नारद मुनि के लाइव के खास सेगमेंट यानी कि स्पेशल सेगमेंट फेस टू फेस में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे युवा अधिकारी जो पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन उपन्यासकार भी हैं। उपन्यास लिखने से पहले आपने एक किताब लिखी है डिकोड, जो आपको बता दें ये यूपीएससी डिकोड किताब है। यूपीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं उसको लेकर लिखी है। ये किताब काफ़ी जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिविल एग्ज़ाम्स या सिविल की परीक्षाएं क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है और ये जो अभ्यर्थी उनके लिए उनके बीच में काफ़ी फेमस हो चुकी है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। यूपीएससी एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं या सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी जो करते हैं उनके लिए ये किताब बहुत उपयोगी। दूसरी किताब आपने लिखी है जो उपन्यास है कभी गांव कभी कॉलेज। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी युवा वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, काफ़ी फेमस हो रही है, लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम इसी किताब को लेकर करेंगे, कभी गांव कभी कॉलेज। सर, एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ आप एक उपन्यासकार हैं। पुलिस की वैसे ही टफ जॉब होती है, उस बीच में उपन्यास लिखने का विचार कैसे आया, कैसे ख्याल आया ये? जी, सबसे पहले आपको नमस्ते, सभी को नमस्कार। और जो आपका प्रश्न है उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो उपन्यास की जो स्टोरी है वो लगभग पिछले 4-5 साल से मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मुझे लग ही रहा था कि इसके बारे में कुछ ना कुछ कभी मौका मिलेगा तो लिखा जा सकता है। दिमाग में जो स्टोरी चल रही थी, पिछले वर्ष 1-1.5 साल में कोरोना के समय में थोड़ा सा रिलैक्स होने के कारण से जो समय मिला, तो उस समय का मैंने सदुपयोग करके कभी जल्दी सुबह उठ करके, कभी देर रात तक बैठ करके 2-5 पेज लिख करके कहानी को ढालने का प्रयास किया और फाइनली ये उपन्यास बन करके तैयार हुआ। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें कि अगम जैन साहब 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक की पढ़ाई की है। साथ में आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी वर्तमान में जो है आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं उनके यहाँ एडीसी के पद पर पदस्थ हैं। सर, क्या थीम क्या है ये जो कभी गांव कभी कॉलेज जो बुक है और जो ये खासतौर से युवा वर्ग में बहुत फेमस हो रही है कि कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो युवा हैं गांव से आते हैं फिर कॉलेज में आते हैं, तो क्या उनके संघर्ष की कहानी है या किस तरह की इसकी थीम है? जी, ये जो उपन्यास है इसका सभी लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, इस हद तक कि जब रिलीज़ हुआ था उसके 10-12 दिन में ही इसका पहला संस्करण पूरा समाप्त भी हो गया। अब दूसरा संस्करण भी सभी लोगों के बीच में उपलब्ध है। इसकी जो बेसिक थीम है वो इस प्रकार की है कि एक कॉलेज है जो कि किसी मेट्रो सिटी में या बड़े शहर में नहीं है, बल्कि एक गाँव के पास में खुला है। कुछ बच्चे हैं जो वहाँ जा कर के अब एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज तो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पर पास में ही गांव है, गांव के बच्चे वहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे गांव में ही किराए पर रह करके कमरा लेकर के रह भी रहे हैं। तो दोनों का तालमेल बनाते हुए कि कॉलेज में जाकर के अचानक से आपको इंग्लिश में बोलना है, गांव में रहना है तो ठेठ देसी भाषा में आपको बातचीत करना है, कैसे तालमेल बनता है। तो हास्य से भरी हुई ये कहानी है और इसके जो मुख्य किरदार हैं इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच से आगे बढ़ते हैं और फाइनली फिर हम देखते हैं कि वो आगे कहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, ये किताब कहीं ना कहीं आपके जीवन से कितनी रिलेट करती है? मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, कहानी तो काल्पनिक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा भी अपने कॉलेज का जो समय रहा है वो इसी प्रकार का रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, वो अलीगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव था। वहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीन लेकर के उस यूनिवर्सिटी को विकसित किया गया था। अभी भी यूनिवर्सिटी चल रही है। तो थोड़े बहुत जो किरदार हैं, थोड़ा बहुत जो परिस्थितियाँ हैं वो वहाँ से ज़रूर मिलती जुलती हैं और इसलिए कह सकते हैं कि कहानी का जो बेस है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ को टच करता हुआ हो सकता है, दिख सकता है। दोस्तों, अगम जैन साहब के जो लेख हैं अखबारों में प्रकाशित होते रहते हैं। व्यंग खास तौर से बहुत अच्छे व्यंग लिखते हैं, वो भी हम कई बार सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस होते रहते हैं। और जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब आईपीएस आप बनते हैं या आईपीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश चूज़ करते हैं और जहाँ तक ज़्यादातर आईपीएसों को हम देखते हैं तो वो अपनी जो फर्स्ट बुक्स लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपने हिंदी साहित्य को कैसे क्यों चुना? ये देखिए, जो मेरी पहली किताब है डिकोड यूपीएससी, वो मेरी इंग्लिश में ही है। एस्पिरेंट्स के लिए जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने अनुभव शेयर किए हैं या मैंने यूपीएससी कैसे सेलेक्ट हुआ उसके बारे में जो बताया इंग्लिश में ही लिखा है। यूपीएससी में भी मेरा माध्यम इंग्लिश ही था, लेकिन जो हिंदी है वो दिल की भाषा है, वो अपनी मातृभाषा है। और मुझे आज भी यही लगता है कि यदि मुझे अपने दिल की बात कहनी है, कोई गहरी बात कहनी है,
तो मैं उसे हिंदी में अच्छे से व्यक्त कर सकता हूँ। तो जब मेरे पास कहानी थी उस समय मेरे पास भाषा का चयन करने का अवसर था, मुझे सोचना था कि मुझे इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी बात को जितने अच्छे से हिंदी में रख सकता हूँ शायद मैं इंग्लिश में उतने अच्छे से ना रख पाऊँ। इंग्लिश एक सिर्फ कम्युनिकेशन की भाषा है, लेकिन वो उसमें भावनाओं का फ्लो कम से कम मैं उतनी अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। अच्छा सर, ये जो आपकी बुक है डिकोड यूपीएससी, आपने जब सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी, उसका पूरा निचोड़ कह सकते हैं कि आपकी जो आपने जो संघर्ष किया होगा, किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से कदम एक के बाद एक कदम बढ़ाए, और ये अभी जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम या सिविल एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित हो रही। तो इस बुक को लिखने का विचार कैसे आया आपके मन में और क्या सोच के आपने ये बुक लिखी है? देखिए, ये किताब एक ही झटके में लिखी वाली किताब नहीं है, ना किताब की कोई रूपरेखा बना करके ये किताब लिखी गई है। इस किताब की बैकग्राउंड ये है कि मैं 2016 में जब सेलेक्ट हुआ उसके बाद से लेकर के 2020-21 तक 5 वर्ष तक मैं कंटिन्यूस इंटरनेट पर अपने अनुभवों को किसी न किसी माध्यम से रखता रहा। कई लोगों ने इंटरनेट पर मेरे से सवाल पूछे कि इसकी तैयारी कैसे करें, फेल हो जाएं तो उससे कैसे कोप करें, या सेलेक्ट होने के बाद में अधिकारियों के क्या अनुभव होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं साल दर साल लिखता जा रहा था। जब मैं लिखता जा रहा था तो इंटरनेट पर उन सारे आर्टिकल्स के लगभग आज के समय में 2.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं, 25 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन, उन्होंने और हमने मिलकर के निर्णय लिया कि क्यों ना इसको संकलित करके एक ऐसी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि एक ही जगह पर सारे सवालों का आंसर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मिल सके। इस आधार पर इसकी भूमिका तैयार हुई और ये किताब सामने आई। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं आपसे, जब अभी जो आपने लिखी है डिकोड यूपीएससी, इसके अलावा कई बहुत सी बुक्स आती हैं मार्केट में, जब आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की या सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। जब आपने ये बुक्स लगी तो अब जो ये पूरी मार्केट में आ चुकी है और इसको काफ़ी पब्लिसिटी मिली और लोग काफ़ी पसंद भी किए जा रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जो कॉलेज होते हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया कि बुक को हम अपने कोर्स में या अपने सब्जेक्ट में शामिल करें, या वो सजेस्ट करते हैं इस बुक्स को पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस किताब में कोई भी सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस कवर नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा या पॉलिटी कवर हो जाएगा। ये आपको एक स्ट्रेटेजी देने के लिए, एक रास्ता बताने के लिए है कि प्रारंभ में हम लोग क्या गलतियां करते हैं, जब तैयारी शुरू हो जाती है तो उसमें प्रीलिम्स में क्या गलतियां करते हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट किया जाए, इंटरव्यू तक कैसे पहुंचा जाए, उस समय क्या स्थितियां बनती है, मेरी क्या स्थिति बनी, मैंने अपने इंटरव्यू के बारे में लिखा है कि मेरे से क्या प्रश्न पूछे गए थे, मैंने क्या बुरे जवाब दिए, क्या अच्छे जवाब दिए, उसके बारे में बताया है। फिर यूपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसके बारे में बताया है। फाइनली जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो एकेडमी में कैसे अनुभव होते हैं, चाहे मसूरी की हो चाहे हैदराबाद की हो, उसके बारे में बताया है। और लास्ट में जाते जाते पुलिस के भी कुछ मैंने अनुभव इसमें साझा किए हैं। तो पहली बात तो ये कि इस किताब को आप किसी भी पेज से उठाएंगे और कहीं भी छोड़ देंगे, आपको पढ़ करके मजा आएगा। बहुत लाइट हार्टेड किताब है और आपको कुछ ना कुछ अच्छा बता करके जाएगी। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए कई इंस्टीट्यूट चलते हैं, कई कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो सिविल एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, यूपीएससी फेस करना चाहते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम, उनके लिए आपका क्या ऐसा कोई सुझाव होगा कि जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनसे उनको कितना फ़ायदा होता है? हाँ, तो इसके पहले का जो आपका प्रश्न था, पहले मैं एक बार उस पर बता दूं कि कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये किताब जा चुकी है। राजस्थान में गई है, मध्य प्रदेश में गई है, दिल्ली और यूपी के कई कॉलेज ने संपर्क किया है। डायरेक्ट उन्होंने सीधे पब्लिशर से संपर्क करके खरीदी हैं। और अभी इसका हिंदी संस्करण भी आ रहा है, तो आते ही तुरंत मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर तो ये कंटिन्यूस जाने वाली है। दूसरा, अभी आपका जो सवाल है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो ज़्यादा फीस लें, कम फीस लें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो आवश्यक भी हैं और आवश्यक नहीं भी हैं। वो डिपेंड करता है हर अभ्यर्थी की तैयारी के हिसाब से। यदि आपने कॉलेज में ही अपने ऑप्शनल की और अपने बैकग्राउंड की तैयारी कर ली है तो संभवतः आपको शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ना हो, बस एक अनुशासनात्मक स्वयं की पढ़ाई की ज़रूरत हो, जो यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा।
लेकिन यदि आपने बैकग्राउंड तैयार नहीं किया है, आपको 1 साल में ही 1 या 2 अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन करना है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक बहुत अच्छे तरीके से गाइडेड तरीके से रास्ता दिखाने का भी काम करते हैं। नहीं तो शुरू में भटकने की संभावनाएं बहुत बनी रहती हैं, इंटरनेट से इधर उधर से कुछ भी पढ़ करके हो सकता है। तो ऐसे में यदि हम नया शुरू कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की महत्ता भी है और वो लोगों को सहायता भी करते हैं, और ओवर द ईयर्स उन्होंने सिद्ध भी किया है कि वहाँ से लोग सेलेक्ट भी होते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जितने भी सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म पे, और आपके जो सोशल मीडिया पे पोस्टें आती हैं वो एक अलग ही सब्जेक्ट को लिए हुए होती हैं। तो क्या सोच के आप सोशल मीडिया पे इस तरह के सब्जेक्ट लिखते हैं, और प्योर हिंदी जो मतलब शुद्ध हिंदी होती है, कई बार तो हम लोग भी क्योंकि हिंदी से काफ़ी हम लोग रिलेटेड है, लेकिन कई बार आपके जो हिंदी के शब्द होते हैं वो हम लोगों के भी पल्ले नहीं पड़ते। मुझे लगता है कि इसमें तो अध्ययन ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके अभ्यास में आएगा। तो मुझे सौभाग्य मिला है, या फिर मैं प्रयास करता हूँ कि वीकेंड्स पर या रात के समय सोने के पहले 5-10 पेज तो किसी भी साहित्य के या किसी भी ग्रंथ के या कोई भी अच्छी किताब के पढ़ करके ही सोना है। सुबह उठते हैं, खाने के समय या जब भी समय मिले, तो एक तरह से मेरी हॉबी है कि मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ता हूँ तो शायद वही चीज़ कहीं ना कहीं सबको लेखन में दिख सकती है। चलिए एक स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में, कि जब क्योंकि ऑलमोस्ट लोग जब छोटे होते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि लाइफ में हम आगे जाके ये करेंगे। कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है, कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, कोई IAS IPS बनने का सपना देखता है। आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में आपने शामिल हुए, तो क्या ये पहले से प्री प्लान था, पहले से प्लानिंग थी कि आपको IPS ही बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपनी जो उपन्यास है उसमें इसका हास्य के तरीके से लिखा भी है कि हमारे देश में स्टूडेंट्स वो बनना चाहता है, इसका निर्धारण अभी लेटेस्ट जो फिल्म्स आई होती है उस पर होता है। यदि हम लगान देख लें तो हमें लगता है कि हमें क्रिकेटर बनना चाहिए, हम कोई देशभक्ति की फिल्म देख लें तो हमें लगता है कि हमें सेना में होना चाहिए, या अलग अलग जगह जाने का हमारा मन करता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी था। मुझे जब मैं पैकेज वाले लोगों को देखता था, अमेरिका में सेटल हैं, यहाँ हैं, मुझे लगता था शायद इंजीनियर बन जाना चाहिए, विदेशों में जाना चाहिए। फिर गाड़ियों को निकलते देखते थे, कारवां निकलते तो लगता था कि यार अधिकारी बन जाना चाहिए। फिर कहीं और कुछ देखते थे तो वो लगता था। तो ऐसे पहले से पक्का नहीं था, लेकिन हाँ, कॉलेज में आने के बाद में धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो गई थी कि शायद सिविल सेवक की फील्ड में ही मुझे जाना है। कभी पॉलिटिकल बनना है या राजनीति में जाने का विचार नहीं आया? नहीं, ऐसा विचार तो नहीं आया। अच्छा, जब आपकी स्टार्टिंग हुई तो किस तरह का स्ट्रगल रहा आपकी ये UPSC का? क्योंकि लाखों लोग UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, सिविल एग्ज़ाम लाखों लोग देते हैं, और उसमें से चंद खुशकिस्मती लोग होते हैं जो इस एग्ज़ाम को, इतने टफ एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो किस तरह के आपका शुरू से लेके स्ट्रगल रहा? शुरू में मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रगल रहता है, अलग अलग रहता है। तो मेरा इस तरह का था कि मैं 12th के बाद में 2 बार IIT का एग्ज़ाम दे चुका था। यहाँ तक कि कोटा में जाकर के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मैं दोनों ही बार फेल हुआ। तो पहला तो स्ट्रगल ये था कि मुझे ये लगता था कि मैं तो 2 बार फेल हुआ हूँ, तो आगे सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो एक मन में संशय तो वो बना रहता ही है। उसके बाद में दूसरा ये था कि मैंने कभी भी किसी IAS IPS अधिकारी से मैं कभी मिला नहीं था। तो ये था कि पता नहीं वो लोग क्या काम करते होंगे, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कभी किसी से मिल भी पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। तो कभी मिलना नहीं हुआ, और ऐसे ही कभी दिल्ली जा कर के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठना या किसी से बात करना भी नहीं हुआ। अलीगढ़ में रह कर के तैयारी कर रहे थे, और अलीगढ़ से भी 35 किलोमीटर दूर एक गांव में वो कॉलेज था, वहाँ पर तैयारी करने का मन में आया। तो शुरुआत में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार आप उसमें घुस जाते हो तो फिर धीरे धीरे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। और मुझे लगा मेरे साथ भी वही हुआ कि धीरे धीरे प्रश्नों का उत्तर मिलता रहा और सिलेक्शन हो गया। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और मैंने देखा, कुछ आज देख रहा था आपको, जब मैं सर्च कर रहा था सोशल मीडिया पे, गूगल पे, तो गूगल में सबसे ज़्यादा सर्चिंग में जो आप लोगों ने हैं वो आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को लेकर सर्च ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने देखा नहीं कि इस प्रकार के भी सर्च है, क्योंकि मेरे से व्यक्तिगत रूप से तो किसी ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी गूगल पर आया हो। जो विकिपीडिया पे सब कुछ है, आपकी बुक्स के बारे में भी आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो मैंने आज सर्च कर रहा था उसको, कि हु इज़ वाइफ ऑफ अगम जैन,
हाँ, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, मेरे देखने में अभी नहीं आया है। तो जानना चाहते हैं और लोग। हाँ, तो मेरी जो धर्मपत्नी है मेरे साथ ही रहती हैं, यहीं पर भोपाल में ही हम अभी रहते हैं, और वो ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। मैम क्या किस तरह की मैरिज हुई, लव मैरिज हुई या हाँ। अरेंज मैरिज हुई, किस तरह से? नहीं, हमारी अरेंज्ड मैरिज है, और अब 4 साल उसको होने वाले हैं। जी। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, सब लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि यूपी आप मध्य आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी कि पुलिस परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं आप। चाहे भारतीय पुलिस सेवा तो आपका पूरे इंडिया मतलब रहे, और आज मध्य प्रदेश में आपका कर्मस्थली बन चुका है। आईपीएस बनने से पहले कभी आपको पुलिस से वास्ता पड़ा है? आईपीएस बनने के पहले पुलिस से मेरा वास्ता बहुत नहीं पड़ा, और थैंकफुली मेरा वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि थाने की सीढ़ी ना चढ़नी पड़े, ऐसा बोला जाता है। जी। लेकिन आप क्योंकि पत्रकार हैं, तो आप तो लगातार जाते ही रहे हैं थानों में, और अच्छे कामों के लिए, और हम भी क्योंकि पुलिस से ही जुड़े हुए हैं, तो हम भी थानों में जाते रहते। उसके पहले एक बार ज़रूर हुआ था कि हमने जनरल की टिकट ली थी, हमको मथुरा से दिल्ली जाना था, और क्योंकि भीड़ इतनी थी कि हम स्लीपर में चढ़ गए, और हमने सोचा कि अगले स्टेशन पर हम बदल करके वापस जनरल में आ जाएंगे। लेकिन जब अगला स्टेशन आया तो हमारे सामने टीटी और पुलिस वाले ही खड़े हुए थे, तो उस समय ज़रूर उनसे पाला पड़ा था। वो लोग हमको लेकर के गए, हम स्टूडेंट्स ही थे उस समय, 3-4 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, अलग से प्लेटफॉर्म पर लेके गए। हमसे उन्होंने पूछताछ की कि क्यों तुम स्लीपर में क्यों घुसे, तो हम लोगों ने बताया कि सर हम इस काम से जा रहे थे और भीड़ थी, इसलिए हम नहीं समय पर चढ़ पाए। तो उन्होंने थैंकफुली हमको छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि अब आगे से ऐसी गलती मत करना और जनरल में जाकर के ही ट्रैवल करो। तो हम लोगों ने जनरल में जाके ट्रैवल किया। पुलिस में से पहले सबको पुलिस को लेकर एक नज़रिया अलग अलग रहता है। पुलिस को लेकर लोगों को कोई पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, कोई किसी की निगेटिव थिंकिंग रहती है। पुलिस परिवार फैमिली में शामिल होने से पहले पुलिस को लेकर आपका क्या व्यू था, क्या नज़रिया था? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं तो हमको बहुत चीज़ें जो अंदर हो रही होती हैं समझ में नहीं आती हैं। तो मैं भी जब बाहर था तो मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं पता थी। ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति शायद भ्रष्टाचारी है, हर व्यक्ति जो चौराहे पे खड़ा है वो पैसा लेने के लिए खड़ा है, और समय पर हेल्प नहीं मिलती है। कोई भी घटना हो जाती है तो पुलिस बाद में आती है, देर से आती है। इस प्रकार के फिल्मों में भी कई जगह देखते हैं और लोगों से सुनते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी धारणाएं थीं। अब जब पुलिस में आए हैं तो इनमें से कुछ धारणाएं कुछ लेवल पर सही भी हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से हम नहीं कह सकते। चौराहे पर खड़ा हर व्यक्ति पैसा लेने के लिए नहीं खड़ा है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति इसलिए खड़े हैं ताकि वो सब लोगों की सहायता कर सकें, और करते भी हैं। जब से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है तो हम इंटरनेट पे देखते हैं कई वीडियो जिसमें पुलिस ने अच्छे काम किए हैं, बाढ़ में लोगों को बचाया है, दंगों में से लोगों को निकाल करके लाए हैं, किसी 2 लोगों के आपस में झगड़े हुए लेकिन स्वयं बीच में दीवार की तरह खड़े हुए और ये काम किया है। प्लस फिर पुलिस में आने के बाद में मुझे फैसिलिटीज़ भी पता चली कि कई बार कई जगह उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती जितने में वो उससे ज़्यादा काम करके हमको देते हैं। तो वो एंगल जब हमको पता चलता है तब लगता है कि पुलिस भी मानव ही है, समाज का ही हिस्सा है, कहीं गलतियां हैं लेकिन कहीं पर वो एक हीरो की तरह भी काम करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस फैमिली में शामिल होने से पहले आपका जो पुलिस को लेकर जो व्यूज़ था या नज़रिया था वो पुलिस फैमिली में आने के बाद पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी से एक रिलेटेड सा क्वेश्चन था सर, जो फिल्में बनती हैं, हम आपने भी बात की, और चूंकि आप एक उपन्यासकार भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, आप खुलकर अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को एक्सपोज भी करते हैं। जो फिल्में बनती हैं, फिल्मों में ख़ास तौर से ज़्यादातर मूवीज़ में, ज़्यादातर फिल्मों में पुलिस का जो रोल होता है या पुलिस का जो कैरेक्टर होता है वो नेगेटिव दिखाया जाता है। कुछ चंद फिल्मों को छोड़ दें, जैसे सिंघम को छोड़ दें, या कुछ फिल्मों को, चंद फिल्में, लेकिन जो ज़्यादातर फिल्में पुलिस का जो कैरेक्टर है उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। वो फिल्में देखने के बाद आम जनता के मन मस्तिष्क पर क्या इफेक्ट डालती है, क्या प्रभाव डालती है? मैंने बताया ना आपको कि मेरे साथ भी वही था कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद वही सही है, तो उस प्रकार से यदि नेगेटिव इमेज दिखती है तो सबको यही लगता है कि शायद वास्तविक जीवन में भी पुलिस इसी प्रकार की होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और थैंकफुली आज के समय में जो फिल्म की दुनिया है उसमें कई पॉजिटिव रोल वाली भी फिल्में आने लगी हैं। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, इनका तो आपने जिक्र किया ही, ये तो हीरो सेंट्रिक है, लेकिन अदरवाइज नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी इस प्रकार की सीरीज आ रही हैं जिसमें पुलिस का पॉजिटिव रोल अब दिखाया जाने लगा है। तो मुझे लगता है कि लोग भी अब भावनात्मक रूप से पुलिस से जुड़ेंगे, उतना नहीं डरेंगे, और शायद समाज और पुलिस दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो हम टाइम को कंट्रोल करने में सफल होंगे। ये तो सभी को पता है कि आप पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक उपन्यासकार हैं, एक लेखक हैं, एक व्यंगकार हैं, एक कहानीकार भी हैं। इसके अलावा और क्या आपके शौक हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या हैबिट्स हैं?
और मैं आपको, मुझे लिखना और पढ़ना तो सबसे ज़्यादा पसंद है ही, मैं प्रयास करता हूँ सबसे ज़्यादा यही करने का। उसके बाद यदि मौका मिलता है, खेलने का भी मुझे शौक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि समय तो खेलने ज़रूर पहुँचाऊँ। और मौका मिलता है तो स्टूडेंट्स के साथ मिल करके उनसे बातचीत करना पसंद है। तो यहाँ पर भोपाल में भी या इंदौर में भी था, तो कोशिश यही रहती है, या जबलपुर में जो हमने कोचिंग शुरू की थी वो अभी भी चल रही है। तो उन लोगों के साथ मिल करके उनसे बात करें, उनके साथ बैठें और उनको आगे उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और व्यक्तिगत लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ बात कर सकें। तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको आपको मतलब अच्छी एजुकेशन के साथ उनको अच्छी गाइडलाइन करने का भी आप काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब बहुत कम ऐसे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर जो अपनी इतने बिजी शेड्यूल्स में से भी इतना टाइम निकाल के जो यंग है, यूथ हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और आपकी बुक्स दोनों इतनी मोटिवेशनल बुक्स हैं, लोग उनको पढ़ के, आप वैसे भी जो यूपीएससी वाली आपने लिखी है डिकोड, उसको पढ़ के वैसे भी काफ़ी मोटिवेट हो रहा है। अगला उपन्यास, अगली बुक आपकी कब लोगों को जो आपके फैंस हैं उनको पढ़ने को मिल जाएगी, जो आपको पढ़ना चाहते हैं, जो आपके हर चीज़ को देखना चाहते हैं, कब तक? देखिए, अगला उपन्यास मैंने लिखना तो शुरू कर दिया है जी। लेकिन वो पूरा कब होगा उसकी गारंटी नहीं है कि मैं कब उसको पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि पुलिस की ऐसी व्यस्तता है कि यदि समय मिलेगा तो ऑब्वियसली पुलिस की नौकरी के बाद वो सेकेंडरी ही है अभी लिखना मेरे लिए, प्राथमिक काम मेरा वो नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरा हो। लेकिन अभी जब ये पहला वाला उपन्यास कभी गांव कभी कॉलेज लोगों तक पहुंचा है तो लोगों की प्रतिक्रियाओं से समझ में आया कि लोग इसका भी सेकंड पार्ट चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कब दोनों चीज़ें पूरी हो पाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप तो क्या कहते सीरीज का दौर चल रहा है कि आप एक बुक लिखे तो उसकी सीरीज चलती रहती है, वेब सीरीज हो या मूवीज़ में भी सीरीज चलने लगी। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में ऐसे कई आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो कई आईपीएस अधिकारी हैं जो लेखन का शौक भी रखते हैं। उनके कई बुक्स से भी आ चुकी हैं। हम अनुराधा शंकर मैडम की बात कर रहे हैं, संजय झा साहब की बात कर लें और शशिकांत शुक्ला की बात, कई ऐसे लोग हैं। तो इनसे आप इनमें से किससे प्रभावित है कि जो आपको ये किस तरह की गाइडलाइन करते हैं? जब उन्होंने आपकी बुक्स पढ़ी होंगी, दोनों बुक्स पढ़ी होंगी, तो उन्होंने ज़रूर आपसे संपर्क भी किया होगा और आपको गाइड भी करने की कोशिश की। तो क्या कभी उनसे मार्गदर्शन मिलता है? देखिए, सभी सीनियर्स जो हैं मुख्य रूप से जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी किसी न किसी संबंध में गाइडेंस देते ही हैं। भले ही उनसे सामने जा कर के मिलो या ना मिलो, लेकिन आप उनका लिखा हुआ पढ़ो या उनके बारे में कहीं और बात होती है तो मार्गदर्शन मिलता ही है। मेरी किताबों की बात, तो अभी मेरी किताबें सब तक नहीं पहुंची हैं, कुछ लोगों तक पहुंची हैं, उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जब सब तक पहुंच जाएंगी, सब पढ़ेंगे और प्रतिक्रिया देंगे, तब मैं और डिटेल में आपको बता पाऊंगा। एक आखिरी क्वेश्चन सर, कि जो नई जनरेशन है या जो सिविल की तरफ आगे सिविल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या दूसरे अदर्स फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उनको लेकर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि कोई भी परीक्षा हमारी लाइफ से बड़ा नहीं है, तो हम पढ़ाई करें, बहुत जी लगा करके मेहनत करें, एकदम जान लगा करके मेहनत करें। लेकिन बाय चांस यदि हमारा किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम पूरे समय के लिए डिप्रेशन में चले जाएं, अवसाद में चले जाएं या कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम भी उठा बैठें। क्योंकि हमारे जो परिवार वाले हैं, हमें चाहने वाले हैं, उनको हमारी सफलता या असफलता से बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक दो दिन के लिए नाराज़ होंगे और फिर आपसे उतना ही प्रेम करने लगेंगे जितना बचपन से कर रहे हैं। ऐसे हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले। तो उन लोगों के लिए कृपया करके कभी बहुत समय तक निराश ना रहें, मेहनत करें। लेकिन यदि कहीं कुछ नहीं हो पाता है तो कंधे से धूल झाड़ करके आगे बढ़ें, दूसरे रास्ते को देखें। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम सबके सामने हैं, कब क्या सामने आएगा हम भी नहीं जानते। तो इसलिए अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस के आईपीएस अधिकारी 2016 बैच के आईपीएस अफसर अगम जैन साहब, जो एक उपन्यासकार भी हैं, एक लेखक भी हैं, एक कहानीकार भी हैं, एक व्यंगकार भी हैं और एक हमेशा सोशल मीडिया पर जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से अपने सोशल मीडिया पे उठाते रहते हैं। आज हमने उनसे फेस टू फेस में उनसे बातचीत की और जानी उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, कभी गाँव कभी कॉलेज, उस जो काफ़ी युवा वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, उसके बारे में जाना कि किस तरह से ये विचार आया। उनकी जो एक और बुक डिकोड यूपीएससी जो काफ़ी फेमस है, जो एक सिविल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उनसे काफ़ी चर्चा की। आपको ये इंटरव्यू हमारा उनसे चर्चा कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और काम लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।